अब से कुछ ही घंटों के बाद ये साल भी तब्दील हो जाएगा। साल 2024 अपनी कुछ तल्ख और कुछ शीरी यादों के साथ रुखसत हो जाएगा और गालिबन शाम 4 से 5 बजे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तो नए साल का आगाज़ हो जाएगा। हमारे नए साल का आगाज़ रात के 12 बजे होगा, लेकिन दिस ईयर वॉज वन टू रिमेंबर। एक रोलर कोस्टर राइड रही और बोल की इस खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ आपके साथ माहरुख शहरियार। बाकायदा आगाज़ करेंगे ट्रांसमिशन का, बहुत सारे गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। अभी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर दानिश और इसके साथ साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे एहतशामुल हक साहब। दोनों का बेहद शुक्रिया, आप दोनों की जानिब आएंगे। लेकिन ये साल 2024 कैसा रहा है, आने वाला साल 2025 कैसा रहेगा? उम्मीदें तो अच्छी ही रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी होता अक्सर हमारी उम्मीदों के बरखिलाफ ही है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो हम सोच रहे हैं उससे कई ज़्यादा अच्छा हो। पहले एक रिपोर्ट तैयार की है, वो ज़रा अपने नाज़रीन को दिखाते हैं, बाकायदा फिर आगाज़ करेंगे ट्रांसमिशन का। महंगाई और तवानाई बहरान से भरपूर 2024 जा रहा है और 2025 आ रहा है। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर समेत दीगर शहरों में सूरज ने रवां साल की आखिरी कितने बिखेरी। 2024 में अवाम ने कभी खुशी देखी, कभी गम देखा। पुरमुसरत और मुश्किल औकात का सामना रहा। साल 2024 का दूसरा महीना आया, नई हुकूमत लाया। शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म बने। साल भर महंगाई के हमले, सूरतें बदल बदल कर जारी रहे। महंगाई से निपटने और माशी बहाली के लिए SIFC का क़याम अमल में लाया गया। पाकिस्तान से रूठी बैरूनी सरमायाकारी वापस आने लगी, मगर शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद पूरी तरह मुतासर रही। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें ऊपर नीचे होती रहीं, लेकिन खाने पीने की बेशतर अशिया आम आदमी की दस्तरस से दूर रहीं। रवां साल शहरियों ने ऑनलाइन परेशानियों का भी सामना किया। इंटरनेट की सुस्त रवि के बायस फ्रीलांसर्स बुरी तरह मुतासर हुए। एक अंदाजे के मुताबिक ऑनलाइन बिजनेस मुतासर होने से पाकिस्तान को $391 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। ताहम शहरियों को उम्मीद है कि 2024 इन तमाम मसाइल के साथ रुखसत होगा। शहरी 2025 से खैर की तवक्कुआत लगाए बैठे हैं। साल 2024 की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने देखा है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बड़े एक्टिव हमें दिखाई दिए हैं और इसके साथ साथ SIFC के तहत जो प्लान्स हुए हैं वो भी हमारे सामने हैं, जो कि यकीनी तौर पर मईशत के लिए काफ़ी अच्छे साबित हो रहे हैं। ऐसे में साल 2024 इस्तेहकाम पाकिस्तान की रोशन नवीद रहा। आर्मी चीफ की ज़ेर क़यादत 2024 में पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमात रहीं। ख़वारिज और दहशत गर्दों के खिलाफ रवां साल ऑपरेशन में अहम कामयाबियाँ भी मिली। इसके साथ साथ दहशत गर्दों सहूलतकारों के खिलाफ 59,775 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान ख़वारिज समेत 995 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। आपको बता दें कि कामयाब ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों दहशत गर्दों को गिरफ्तार भी किया गया है और DG ISPR ने भी जो 2 रोज़ कबल एक प्रेसर दी थी उसमें भी तमाम तर चीज़ें वाज़े की थी। साल 2024 इस्तेहकाम पाकिस्तान की रोशन नवीद। आर्मी चीफ की ज़ेर क़यादत 2024 में पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमात, खारिज और दहशत गर्दों के खिलाफ रवां साल ऑपरेशंस में अहम कामयाबियां मिली। दहशत गर्दों सहूलतकारों के खिलाफ 59,775 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। इन ऑपरेशंस के दौरान खारिज समेत 995 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। कामयाब ऑपरेशंस के दौरान सैकड़ों दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया गया। रवां साल 73 इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों की हलाकतें भी हुई हैं। आर्मी चीफ दहशत गर्दों खारिज से मुतालिक 2 टोक मौक़िफ़ रखते हैं। तो इसी हवाले से अब हम बात कर लेते हैं। पैनल हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर दानिश से हम आगाज़ करेंगे। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि इस साल भी जो एक गैर मुतज़लज़ल इरादा है हमारी पाक फ़ौज का कि नथिंग अगेंस्ट से नो टू टेररिज्म, और एक बार फिर हम देख रहे हैं ख़ास तौर पे इस बार जो फितनुल ख़वारिज का एक चीज़ सामने आई और उसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 995 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। पाकिस्तान एक ऐसे दौराहे से जहाँ पे हम पराई जंग लड़ते रहे। आपने ख़वारिज का तो दे दिया, आप ये बताइए कितने जवान शहीद हुए? जी बिल्कुल, ये मैं इसी उसमें नहीं है। जी हाँ, मैं बिल्कुल इसी चीज़ पे आ रहा था कि हमने कितनी बताना चाहिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं हमने। जी, कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है और आए दिन जो ये ख़वारिज हैं या दहशत गर्दी जो पाकिस्तान के गिर्द मंडलाई जाती है, प्लानिंग से की जाती है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाता है बैनुल-अक़वामी तौर पर बाज़ाब्ता एक पूरी प्रोग्रामिंग के तहत, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है उस सियासी अदम इस्तेहकाम से निकले, मईशत का एक बड़ा अहम मुल्क बने और इसके अलावा यहाँ CPEC जैसे अहम तरीन प्रोजेक्ट जो हैं वो कामयाब हों। तो ज़ाहिर है ये जो ताकतें हैं वो ताकतें
पूरी कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए। और उन ताकतों को आप मामूली मत लीजिए, वो ताकतें बहुत बड़ी हैं और पाकिस्तान तन तनहा इस खित्ते में अपनी फ़ौज की मदद से, यानी तकरीबन अगर आप पैरामिलिट्री और मिलिट्री और रेंजर्स इन सब को मिलाएं तो 10 लाख पाकिस्तान की इस वक्त फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान की बका के लिए काम कर रही हैं। आप देखिए क्रॉस बॉर्डर अटैक हो रहा है और पाकिस्तान काफ़ी अरसे से अफ़गानिस्तान को सफारती लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि आपकी ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, वहाँ से ख़ारिज आ रहे हैं और यहाँ हमला करते हैं। यकीनन हमारे भी कमज़ोरी है क्योंकि बग़ैर हमारे अंदर के सपोर्ट के कोई बाहर का एलिमेंट्स अटैक नहीं कर सकता है और इसमें ज़्यादातर गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन की बड़ी तादाद है, जिनमें से बकौल DGISPR के कि अब तक हमने 15 लाख गैर कानूनी महाजरीन को निकाला है, लेकिन अब भी कई लाख यहाँ मौजूद हैं जिन्हें निकालना है, प्रोसेस का हिस्सा है। तो ये एक फैक्टर्स है। दूसरा फैक्टर्स अफ़गानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इस सिलसिले में अफसोस के साथ कि वो अफ़गान हुकूमत जिसके लिए पाकिस्तान ने अपने सफारती, अखलाकी हर किस्म की मदद की बैरूनी हमला आवरों से मुकाबले के लिए और अफ़गानिस्तान को एक आज़ाद अफ़गानिस्तान बनाने में, लेकिन उनकी हुकूमत पाकिस्तान, जबकि ये आपके इन्होंने कतर में जो है वो एग्रीमेंट भी किया था इंटरनेशनली कि हम अपनी ज़मीन किसी के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होने देंगे, लेकिन 2023 में भी और 2024 कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं है। मैं बता दूं आपको, आप अगर कंपेयर करने जाएंगे क्योंकि आप ला रहे हैं अभी 2023 और 2024, तो 2023 में भी काफ़ी अटैक्स हुए थे इन दहशतगर्दों के। अच्छा, मैं एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि अमूमन लोगों के सामने ये आता है कि जनाब 10 खुदकुश हमले आए और उन्होंने अटैक किए और 160 अफराद जो है वो हमारे शहीद हो गए। लेकिन इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट जो करती है, फ़र्ज़ कीजिए 10 तो अटैक, खुदकुश को रोकना दुनिया की किसी फोर्स का काम नहीं है, लेकिन यहाँ अगर 10 अटैक वो करते हैं तो 110 इंटरसेप्ट हो चुके होते हैं इंटेलिजेंस की वजह से। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो सामने नहीं आती है, जो हम आपके सामने ला रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अफ़गानिस्तान से वो ख़वारिज आते हैं, यहाँ दहशतगर्दी करते हैं, इस जाहिर है हमारे जवान उनको फ्रंट करते हैं और फ्रंट में ज़ाहिर क्रॉस होता है और उसमें हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं। काकुल से निकले हुए नए नए कैप्टन्स, मेजर, वो लोग जो है पाकिस्तान पर अपनी जान दे रहे हैं। तो पाकिस्तान की फ़ौज अपने दिफा के लिए फ़ाइट कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो रिसेंटली हुआ, मैं अपने तमाम ट्वीट्स में, अपनी तमाम जगह ये लिखता था कि ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान, क्योंकि इंटरनेशनली भी देखने में आया है कि अगर कोई दहशतगर्द, क्योंकि पाकिस्तान को बलूचिस्तान और KPK में इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा सामना है और वहाँ से BLA है, इधर से ख़वारिज हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, पीछे मोसाद है, पीछे रॉ है, पीछे CIA है, पीछे और भी इंटेलिजेंस खाद है, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं। इस मौके पाकिस्तान की फ़ौज उनसे लड़ रही है और अपनी जानें दे रही है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनली वो ये है कि जब ऐसे हालात होते हैं तो फिर हुकूमत और उनको फॉलो करती है। क्रॉस बॉर्डर जहां उनकी कमीनगाहें होती हैं उन पर अटैक होता है। हमारी इत्तलात ये है कि इस दफ़ा जैसे वज़ीर आज़म ने कहा कि TTP का हर सूरत में ख़ात्मा किया जाएगा, क्योंकि TTP हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए ख़तरा बन चुकी है। हमारी सिर्फ फ़ौज के लिए नहीं, हमारे अवाम के लिए नहीं, मुल्क के लिए। तो ऐसी ख़वारिज को जो गैर कानूनी तौर पर अफ़गानिस्तान की ज़मीन में बैठे हैं और वहाँ की कमीन गाहों से वो ऑपरेट करते हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं, तो हालिया पक्तिया पे जो अटैक हुआ है क्रॉस बॉर्डर, अब कोई माने या ना माने, ये वक्त की ज़रूरत है। जिस तरह दुनिया करती है इस तरह पाकिस्तान ने किया। 71 दहशतगर्द जो वहाँ तैयार हो रहे थे पाकिस्तान में हमला करने के लिए, उनको वासिल जहन्नुम किया गया है। तो पाकिस्तान 2023 में भी फाइट कर रहा था, पाकिस्तान 2024 में भी फाइट कर रहा है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और उसकी अवाम उसके पीछे खड़े हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। लेकिन हमें 2 काम करना है और वो काम ये करना है कि हमें फ़ौज को हर लिहाज से सपोर्ट करना है, अवामी लेवल पर भी और हुकूमती लेवल पर भी, एक। और दूसरा कि उनकी कमाईगाह जहाँ भी हों
उनको निशाना। अच्छा, साथ रहिएगा। हमारे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। पहले ज़रा उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। वैसे तो अमूमी तौर पर हम आपके साथ गुफ्तगू करते रहते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होती रहती है, लेकिन आज चूँकि साल 2024 रुखसत हो रहा है और 25 की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। 2024 अगर देखें तो इस्तेहकाम पाकिस्तान की रोशन नवीद उसको कहा गया है आर्मी चीफ की जानिब से, क्योंकि SIFC का प्लान हो। इसके साथ साथ खवारिज के हवाले से अगर हम बात करें, मुख्तलिफ ऑपरेशन हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं, काफ़ी सारे इलाकों को क्लियर करवाया गया है। आप क्या समझते हैं 2024 ओवरऑल कैसा रहा है? इसको कैसे समाप्त करेंगे? 2025 को कैसा देख रहे हैं? हारिस साहब। क़यादत में बहुत ही कामयाब और बेमिसाल खिदमत रही। आपने ये देखा कि ख़वारिज और दहशतगर्दों के रियाज के लिए पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी थे, उसकी वजह से भी हमारे ये जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन में बहुत कामयाब होंगे। 2024 में आपने DG आइस्कर ने भी कहा था कि 59 तकरीबन 60,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। रोजाना 170 ऑपरेशन आप सोचें तो मुसल्लह फौज कितनी बेमिसाल कारकर्दगी कर रही है कि 170 ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। इसमें 73 बहुत ही खतरनाक जो मुजरिम थे दहशतगर्द उनको मारा गया है, और उसके साथ 14 दहशतगर्द जो बहुत मतलूब थे वो अरेस्ट हुए और वो फिर कौमी इदारे में आ गए। फिर उसके साथ आप देखें चीफ आर्मी साहब की जो कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी है, जिस तरीके से उन्होंने बाहर के मुल्कों के दौरे किए, बाहर के ममालिक पाकिस्तान में आए, आपके सामने SCO की कामयाबी से जिसमें बेलारस, रशिया, चाइना, ईरान, सऊदी अरब और जो ममालिक सेंट्रल एशिया के शामिल थे, वो इससे पाकिस्तान में सॉफ्ट इमेज दुनिया में कितना गया उसको आप देखने की बात है। फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके बारे में देखें कि चीफ आर्मी साहब कि पाकिस्तान के अवाम की जानो माल जो है वो सबसे मुकद्दर है। इवन हमारे रिलेशन से डिफेंड करते हैं अफगानिस्तान के साथ, तो अफगानिस्तान को ये पॉलिसी रिवाइज करने की जरूरी है। इसके साथ फिर जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है इसमें SIFC को बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की बात करनी है, आप IT पार्क से देखें पाकिस्तान में बना दिए गए, पाकिस्तान में माइन में बहुत डेवलपमेंट हो रही है, पाकिस्तान की फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज आपकी 1 लाख के ऊपर इंडेक्स चला गया, जो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 38% ज्यादा बेहतर हुई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन 41% बेहतर हुई है। वो इस साल $771 मिलियन का बिजनेस किया, जबकि पिछले साल इन दिनों में 551 से 51 का, देखिए इतना ज्यादा फर्क पड़ गया। और उसके साथ इम्पोर्टेंट ये बात है कि देखें अब इस पर इज़हार राय की बात है कि आर्मी साहब की बड़ी क्लियर से वो कहते हैं कि आपको बिल्कुल आज़ादी है, लेकिन जो आप मनफी प्रोपेगेंडा रियासत पाकिस्तान के खिलाफ या मुसल्लह फौज के खिलाफ करते हैं उससे कोई भी किसी किस्म की नरमी नहीं होती। यही दुश्मन का नैरेटिव है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और अवाम को तो खलीज पैदा करो, पाकिस्तान को कमजोर करो, खुदा न खता लीबिया, इराक और सीरिया वाली पोजीशन पाकिस्तान में हो जाए। इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और इसके साथ इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको कानून के लिए जिसमें ऐसी चीज़ों मुल्क के खिलाफ बातें होती है, कानून भी बनाए हैं, अब उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद भी होना चाहिए। हमें उम्मीद अब ये करनी चाहिए कि अगला साल 2025 पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, मुसल्लह फौज की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बेहतर हो, हमारी इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी हो, और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल असम्बली तहैया के 2025 में इंशाअल्लाह पाकिस्तान से ये दहशतगर्दी की दायरे को खत्म करेंगे। मुसल्लह फौज विल कंटिन्यू डूइंग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और इंशाअल्लाह अपने पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए मुल्क दहशतगर्दी खत्म करेंगे और पाकिस्तान की आवाम को खुशहाली की तरफ देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, और हमारे साथ ही रहिएगा। मीनवाइल हमें ज्वाइन करें ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब। सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 वाक़यात मैं कोट करूँगा। एक तो अभी हमारे मौजूद गेस्ट डॉक्टर दानिश ने इस चीज़ की तरफ इशारा किया जो पक्तिया में पाकिस्तान को करना पड़ा, ये ज़रूरत पड़ चुकी थी इस चीज़ की कि आप जाएं और बताएं कि वे आर नॉट सिटिंग डक्स। इसी तरह साल के शुरू में ईरान की तरफ से जो हुआ, बरादराना ममालिक की टाइज़ अपनी जगह, दोस्त ममालिक की टाइज़ अपनी जगह, लेकिन आप इस तरीके से किसी भी मुल्क की सालमियत इस तरीके से आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो साल का शुरू और साल का एंड इस बात की गम्माज़ी करता है कि पाकिस्तान की अफवाज
इस बात पे दो टोक मौक़िफ़ रखती हैं कि सालमियत पे कोई आंच नहीं आने दिया जाएगा। मैं यही सवाल थ्रो करता हूँ एहतशाम साहब आपकी जानिब, और पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की कौम, इनका ये मुसम्मम इरादा है, दो टोक बयानिया है फ़ौज का कि कोई भी चीज़ पाकिस्तान की सालमियत से ऊपर नहीं है। अब चाहे वो किसी भी तरफ से, चाहे पोरस बॉर्डर से दहशतगर्द आएँ या फिर वहाँ की हुकूमत बैक्ड किसी किस्म की कोई कार्रवाई हो, पाकिस्तान इज़ नॉट अ सिटिंग डक, वो जवाब देने का भरपूर हक रखता है। देखिए फैसल, नए साल के शुरू में तो आमतौर पे यही बात होती है कि जी इंडिविजुअली और कलेक्टिवली आपके इंस्पिरेशंस क्या हैं, रेजोल्यूशंस क्या हैं, और आप किस तरीके से अपने डूएपल्स को लेकर चलते हैं और किस हद तक चीज़ें अचीव कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते। इनफरादी सतह पे यही होता है कि जी हेल्थ, एजुकेशन, मनी, रिलेशनशिप, लेकिन कौमों की ज़िंदगी में जब बात आती है सफारती सतह पे, इक़्तिसादी सतह पे, सिक्योरिटी के महाज पे, समाजी महाज पे आपने क्या किया। अब तीन बातें हैं जिस पे दानिश भी बात कर रहे थे, अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की। देखें, अब दहशत गर्दी से शुरू हो जाते हैं। मुझे दानिश जो बात कर रहे थे, एक बात बड़ा वज़न लगा जब उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सब कुछ वहाँ पे हो रहा है अफ़गानिस्तान में, उनके पीछे कौन है। देखिए, रॉ भी है, खाद भी है, CIA भी है, MI6 भी है, और कौन कौन नहीं है, और बड़ा पैसा दिया जा रहा है। और पैसे के अतबार से मैं आपको बात बताऊँ फैसल और मारूख कि $45 मिलियन से $60 मिलियन हर हफ्ते जो है ना वो अफ़गान तालिबान को अमेरिकी दे रहे हैं। $45 मिलियन से $60 मिलियन हर हफ्ते दिया जा रहा है। और यही वजह है कि लोग कहते हैं कि ये अफ़गानिस्तान की करेंसी स्टेबल क्यों है, कोई कारोबार नहीं करते, कोई ट्रेड नहीं है किसी के साथ, इसलिए कि पैसा उनको मिल रहा है और हदफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसके बाद हमारा मिसाइल प्रोग्राम है, यही आंखों में खटक रहा है कि क्यों है। तो देखें, दहशत गर्दी के माज पे हमने बहुत लेवरेज दिया, बहुत हमने कहा कि ये अफगान भाई हैं, कुछ ना करें। फिर आपने देखा कि जिस अंदाज से 25-24 दिसंबर को पख्तिया पे हमारी एयर स्ट्राइक्स होती हैं, और आपने देखा उसमें दर्जनों लोग मारे जाते हैं। मेरे पास तो सबके नाम भी हैं जो हार्डन क्रिमिनल हैं, जो लीडर्स हैं जिनको मारा गया था, और ये मजबूर होकर मारा गया जब आपने देखा कि मुसलसल वहाँ से लोग आके हमले करते थे। फिर उसके बाद तो आपने देखा कि उन्होंने भी 2 दिन के बाद अटैक किया हम पे, पाकिस्तान की एक पोस्ट पे किया, हमने 9 पोस्ट पे हमले किए। और मैं आपको बताऊं, कोट एंड कोट चीफ साहब का एक जुमला था कि डिस्प्रोपोर्शनेट जवाब देना चाहिए, डिस्प्रोपोर्शनेट, एक गोली चले तो 10 गोलियां मारी जाएं, और वही हुआ। उसके बाद फिर सफारती सतह पे हाथ बांधे उन्होंने मारूख, और उसके बाद कहा कि जी चलें बहुत हो गया, सॉरी सॉरी करके पीछे हटे। तो देखिए, वक्त आ गया है कि हमें अब अपने तौर पे ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमने बहुत बातचीत का दरवाज़ा खोल के देख लिया, हमने उलमा को भेजा, हमने सऊदियों को डाला इसमें, हमने UAE वालों को डाला, लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा कि सबके अपने इंटरेस्ट हैं। बावजूद मुसलमान होने के पाकिस्तान क्योंकि बड़ी स्ट्रेटजिक पोजीशन पे बैठा है, बावजूद तमाम तर मुश्किलात के, मसाइब के, हमारी एक हैसियत है, उसको लोग तोड़ना चाहते हैं। तो अब देखें, चाइनीज़ भी उस तरह सपोर्ट नहीं करते। अब मैं खुल के कहूँगा कि चाइनीज़ अब जब बात होती है तो वो भी बलूचिस्तान के लोगों को कहते हैं कि जी हमें छोड़ दें, आप जो मर्ज़ी करते हैं, हमारे बंदों को ना मारें। अमेरिकन का भी ये रवैया। तो पाकिस्तान जो है ना, ये अकेले तना। और ये जो बात हो रही थी, दानिश कर रहे थे, जब तक कलेक्टिव लीडरशिप पॉलिटिकली लोग पीछे नहीं खड़े होंगे। देखिए, जनरल आसिम ने कितना कुछ बर्दाश्त किया, कितनी बातें बर्दाश्त की, लेकिन वो खड़े हुए हैं। और देखें, 3 चीज़ों में कामयाबी, एक तो दहशत गर्दी के महाज पे 2022 के बाद अब जो हम अचीव कर रहे हैं ना, वो जिसको कहते हैं वो अनपैरेलल है। और जिस तरीके से आगे हम फैसला कर लिया गया कि हमने पीछे नहीं हटना, एक ये है। 2 और चीज़ें हैं जिस पे मेरा ख्याल है मुस्तर पर बात हो जाए, जो अचीवमेंट के तौर पे आती हैं। देखें, एक है अपना इकोनॉमी के मास पे, इकोनॉमी के मास पे मेरे ख्याल में फैसल जो बहुत बड़ी कामयाबी मिली है ना, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 23% हमारी जो है ना वो FDI बढ़ी है। मेरी बात सुन ले, पूरी बात सुन ले। 23%, मेरी बात सुन ले, मैं आपको एक जो मैं बता रहा हूँ, 23% बढ़ी है। $771 मिलियन पहले 3 माह में पाकिस्तान में आए। ये आपने देख लें कि ये 2008 में $5.5 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद ये पैसे आए, वरना आपने 700 मिलियन, 800 मिलियन, 900 मिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं आती थी। आखिरी बात जो है ना, वो महंगाई की है। देखिए, महंगाई को 2024 के शुरू से लेके अब तक ये 25% थी, तो 4% हो गई है।
अब आप इसमें फ़र्क जो है, जो आपका मेरा कंसर्न भी है कि भाई ये ट्रांसलेट उस तरह नहीं हुआ। देखिए ना, अगर ये उस लिहाज से देखा जाए तो 600% महंगाई कम हुई है, लेकिन ये 6% फ़ायदा आपको मुझे होना चाहिए था ना। पेट्रोल, बिजली, गैस का, अपना दूध, चीनी, ये इसमें कमी वाक़या नहीं। इसमें वो मुझे बात आती याद फाइनेंस मिनिस्टर की, जी हम मजबूर हैं, ये आड़ती का इंस्टीट्यूशन जो है ना, मिडल मैन, ये काम ख़राब कर रहा है, लिहाजा ये समरात है ना अच्छी इकॉनमी के हमें नहीं मिल रहे, तो वो उस तरफ जाने के लिए वक्त लगेगा। इस पर जो प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ जो मिल के मीटिंग कर रहे हैं, सिक्योरिटी के मास पे, सफारती मास पे, इक़्तिसादी मास पे, उसके रिजल्ट्स मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस साल नए शुरू में हमें बहुत कामयाबी मिलेगी। एहतशाम साहब, मईशत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, तो ज़रा गुफ्तगू को इसी सिलसिले की जानिब जोड़ते हैं। मईशत की उड़ान है, उड़ान पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं वो जो प्रोग्राम आज 5 साल लॉन्च करने जा रहे हैं, इक़्तिसादी प्रोग्राम है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हमसे हैं उनको बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा IT के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। ओवरऑल इस प्लान को किस तरह से देख रहे हैं, इसको तरतीब किस तरह से दिया जाएगा, ये तो अभी खुलकर सामने आएगा, लेकिन आप क्या इस पर बसीरत रखते हैं, किस तरीके से इसको प्लान दिया जाना चाहिए कि ये पाकिस्तान के अवाम के मफाद में कम से कम सामने आए? देखिए, ये प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ जो होती है, जो मौशी प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ है, ये कोई 2 दिन की बात नहीं होती है, 1 साल के लिए नहीं होती है, ये 10, 15, 20 साल के लिए होती है। अच्छा, नून लीग की हुकूमत ने मौशी पॉलिसीज़ 1998 में भी दिया, 2010 और 11 में भी देते हैं वो, लेकिन मसला ये बदकिस्मती हमारी है कि हमारी यहाँ हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती हैं। मसलन पॉलिसी तो 10 साल की देते हैं हम, लेकिन 1.5 साल में हम चले जाते हैं, और जो दूसरे आते हैं वो कहते हैं ओ इनकी पॉलिसी चलेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ये पॉलिसी चल गई तो फिर हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि लोग तो कहेंगे कि जनाब नवाज़ शरीफ ने कर दिया, बेनज़ीर भुट्टो ने कर दिया, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कर दिया, या किसी और ने कर दिया, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। वो ये नहीं देखते कि इन पॉलिसी की कंटिन्यूएशन होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचे, पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा पहुँचे। तो माजी में भी कई पॉलिसीज़ बनी हैं इस किस्म की, जिसको आज आप एक नया नाम ले रही हैं, हालांकि ये 2024-2029 5E पॉलिसी है, जिसमें 5 मेन चीज़ों पर टारगेट किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको 5 साल के मुहित पर रखा गया। अगर दुनिया में हम देखें ना, दुनिया में अभी आ गए ट्रंप, जो बाइडन चले गए, लेकिन उनकी अहम तरीन पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इंडिया देख लें, अव्वल तो इंडिया में देखिए 15 साल से आपके वो रह रहे हैं, क्या नाम है आपका, जो उनके नए वो जो वज़ीर आज़म है, अभी हालिया जीते भी हैं, तो वो 10 साल की उनकी पॉलिसी उन्हीं के सामने इम्प्लीमेंट हो गई। हसीना वाजिद को भी देखें कि किसी हद तक उसने बांग्लादेश को रिवाइव किया, क्योंकि वो भी रह गई थी। पाकिस्तान तो हर 1.5 साल, अभी 15 महीने, इनको 1 महीना नहीं हुआ हम सुन रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत का खात्मा होगा, बुरी हुकूमत आएगी, फना होगी। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती है 2 बात पे। एक तो पॉलिसीज़ बनती हैं लेकिन उन पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है, 2 वजूहत से। एक तो या तो हुकूमत चली जाती है या नई वाली हुकूमत उनको कंटिन्यू नहीं करती है। अब ये जो 5E प्रोग्राम है, जिसको नाम दिया गया है, आज आप बता रही थी उड़ान पाकिस्तान, तो उसमें एक तो आपका है आपका इकोनॉमी ज़ाहिर है, दूसरा है पाकिस्तान, जिसमें ITs वगैरह के हवाले से है, तीसरा एक्सपोर्ट्स पर इनकी कंसंट्रेशन है, एनवायरनमेंट है और एनर्जी है। ये 5 टारगेट है और ये बेहतरीन टारगेट है 2024 से 29 तक इन्होंने करना है। अभी बात हो रही थी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स की। देखें, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि इससे पहले जो पाकिस्तान के सरमाया, एहतशाम साहब ने बड़ी तफसील से बताया सरमायाकारी के हवाले से। मैं तो सिर्फ इतना बताऊँगा कि जनाब परसेंटेज ये कि जनाब हम कह सकते हैं कि जिन 2024 में 55% सरमायाकारी हुई। हालांकि अभी बहुत ज़राए बाकी है, अभी आपके लोकल जो डोमेस्टिक है उनकी सरमायाकारी का भी मसला है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, दूसरी चीज़ों का मसला है। जी जी, आपसे कतकाल माजरत, क्योंकि हम मईशत की बात ही कर रहे हैं। आप कहेंगे तो मैं 24 दूसरे दिन 24 घंटे तक बोलते ही। अरे मायरे मईशत शायद हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद है, और डॉक्टर दानिश की बात को मैं आगे लेके चलता हूँ कि हमने टारगेट्स बहुत अच्छे सेट किए हैं। मैं थोड़ा सा 2024 की बात करूँ शायद साहब, कि एक वक्त था कि जब हम सब 2 नारे सुनते थे, एक हम दिवालिया हो जाएंगे, दूसरा हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं।
इस सफ़र से लेके आज के दिन के जब हमारी जो आज का इंडेक्स है वो माशाल्लाह से लाख से ऊपर जा चुका है, सुबह में 1,15,000 की सतह पे वो पहुंचा हुआ था, तो हमने ये टर्नओवर किया है या फिर हमने छोटी छोटी इस्लाहात किए हैं? देयर इज मच टू डू राइट नाउ। नहीं, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इस्लाहात। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, प्लीज गो ऑन। जी, तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इस्लाहात हुई हैं। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो अचीवमेंट है वो ये है कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से IMF के साथ जो है वो एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट भी किया इनिशियली, और इसके बाद एक $7 बिलियन का EFF फैसिलिटी भी ली, और इसमें जो भी रिफॉर्म्स थे वो हमने जो है फॉलो किए। हमने एनर्जी के ऊपर जो है अच्छा खासा पेशरफ्त हमने करी। हमने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारा हुआ करता था उसको हमने बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया। हमारा रुपी डॉलर पैरिटी जो है वो पिछले 1.5 साल से स्टेबल है, और बल्कि रिजर्व्स जो है वो बिल्ड कर रहे हैं। अभी हम $12 बिलियन से ऊपर का हमारा रिजर्व हो गया है। 5 महीने का हमारा करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो $950 मिलियन का है। और मुझे याद है कि मई जून में जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सब लोग एनालिस्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरे साल का $2.5-3 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। वो अब जो है वो रिवाइज डाउन हो गया है, अब वो $1 बिलियन की बात कर रहे हैं। तो ये एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और जो इकोनॉमिक जो हमारे टारगेट्स हैं और इकोनॉमिक जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ही पॉजिटिव माशाल्लाह से चल रहे हैं। और इसमें आप रेमिटेंसेस की आप रफ्तार देखें, वो 35% का उसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। हर महीने का $3 बिलियन का निकल रहा है। तो हम माशाल्लाह से हमारी डेट रीपेमेंट भी बड़ी सही जा रही है। तो ये इकोनॉमिक प्रोग्रेशन जो है वो हमारी बहुत ही पॉजिटिव हुई है। और इसको ही आप देखें, फिक्स इनकम की यील्ड जो है वो बड़ी कम हो गई हैं। पहले हम 22, 23, 24% की यील्ड पे होते थे जब आप बात कर रहे हैं। अब जो है हमारी फिक्स इनकम यील्ड जो है वो 11, 11.5% हो गई है, और मुझे लगता है कि 2025 में इंशाल्लाह ये सिंगल डिजिट भी हो जाएगी। तो जाहिर है इसकी वजह से सारी लिक्विडिटी जो है वो इक्विटीज की तरफ आ गई है, और जिसका आप ये देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो 85% का गेन हो गया इस CY24 में, विच इज द हाईएस्ट गेन आफ्टर CY 2002। तो ये 112% का इंक्रीज हुआ था 2002 में। उसके बाद जो है सबसे ज्यादा गेन जो है वो मार्केट ने 2024 में किया। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट जी। ये तो हो गए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जिस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले ही हमने ही यानी बोल्ड न्यूज़ ने मुख्तलिफ लोगों से बात की, ताजिरों से गुफ्तगू की, जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनसे बात की, तो वो तो साल 2024 को अपने लिए काफ़ी मुश्किल, कठिन और तारीख का बदतरीन साल करार दे रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि महंगाई की शरह में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है। गो कि वो नंबरिंग अगर डिजिट्स के हवाले से बात करें तो वो ब्लैक एंड वाइट में तो सारा नंबर नीचे आया है, लेकिन उसके जो समरात हैं वो नहीं पहुँच पाए। इसके लिए आने वाले साल में क्या प्लान्स होंगे, क्या स्ट्रेटेजीज होंगी? देखिए, जो हमारी जो इक्विटी मार्केट है ना वो थोड़ी सी फॉरवर्ड लुकिंग होती है। हमारी जो नंबर्स हैं वो हम पहले से फोरकास्ट करके उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। जो आप जिन बिजनेस हजरात की बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली वो मुश्किल और कठिन सूरत हाल थी। जाहिर है 22% का इंटरेस्ट रेट था, वो ग्रेजुअली वो नीचे आया है, और आज हम 13% पे हैं, और टाइबोर जो है वो तकरीबन 12% के करीब है। तो इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट जो है वो आप 2025 में देखेंगी। आपका कुछ तो जो है ये आखिरी क्वार्टर जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चल रहा है उसमें अच्छा पॉजिटिव हो गया, और कुछ जो है वो जनवरी से लेके जून तक भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके इम्पैक्ट थोड़े से लैग टाइम के बाद आते हैं। तो डेफिनेटली इसमें इंटरेस्ट सेविंग होगी उनकी। उन्होंने आप देखें ना कि जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ऑटोज हो गए, इन सब की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 50% से नीचे है। टेक्सटाइल की 60-65% है, बाकी तीनों सेक्टर की यूटिलाइजेशन लेवल 50% से भी नीचे है। तो जब ये इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो रहा है तो इससे इनका पिकअप होगा। जब पिकअप होगा तो इनकी LSM ग्रोथ पॉजिटिव होना शुरू होगी, जो कि 0.9% अभी नेगेटिव है। तो ये सारी चीजें जो है 0.6% नेगेटिव है, सॉरी। तो ये सारी चीजें टेक इनटू अकाउंट करने के बाद जो है मेरे ख्याल से ये जो FY25 का पीरियड है और CY25 का पीरियड है, दोनों बहुत ही अच्छे जाएंगे, और हमें लगता है कि ये इंशाल्लाह अर्निंग ग्रोथ भी होना शुरू होगी और मार्केट में थोड़ी री रेटिंग भी होगी। हमारा प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है वो 10 साल का एवरेज 8.25 का रहा है, अभी भी हम 6.25 के करीब ही है।
तो मुझे लगता है कि जो बिजनेसमैन हैं उनके नंबर्स भी इंशाल्लाह 3/25 में मुझे बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा शाहिद साहब, क्योंकि हमने अगर पूरे साल का अहाता करें तो इस अगर एक बार फिर इसका सेहरा अगर हम किसी के सर सजाना चाहें तो वो SIFC के सर इसलिए जाता है क्योंकि हमने देखा, और एहतशाम साहब ये मैं सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह के प्रोग्राम्स पहले भी आए हैं। डॉक्टर दानिश मुझसे एग्री करेंगे कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के टाइम पे भी इस तरह की एक चीज़ थी कि जब हम इकनॉमी को ठीक करना चाह रहे थे, लेकिन इस बार इसमें अहम बात ये हुई है कि जो अगर गवर्नमेंट के कंपैरिजन पे जाएंगे जी, अगर जी, तो फिर तो परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर जो है वो तो बेहतर दौर था, ऑब्वियसली, ठीक है जी। उसके बाद जरदारी साहब का दौर आया, नीचे चला गया, फिर नवाज शरीफ साहब का दौर आया, ऊपर गया, फिर आपके इमरान खान साहब का दौर आया, नीचे चला गया, और फिर ये PDM का दौर आया और नीचे चला गया, फिर केयर टेकर आया, वो बस ऐसे ही रहा, इन्होंने आकर जो है वो कॉगमायर से निकालने की। तो एहतशाम साहब, अब इसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट रही SIFC में वो थी कि जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग वाली चीज़ हो रही थी, हम आए रोज़ जो है ये चीज़ें ब्रेक कर रहे थे कि ख़ास तौर पे उसमें पेट्रोल की स्मगलिंग और इस तरह की चीज़ें। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, बल्कि अहाता कीजिए 2024 में SIFC का ये पूरा किरदार मईशत के हवाले से आप कैसे देखते हैं? ये सवाल बड़ा अच्छा है, मेरे दिल के करीब है, और मेरा ख्याल है इस पर डॉक्टर दानिश भी बात करें, बाकी लोग भी करें। देखिए, पहली बात तो ये है फैसल के सरमायादारों का जो है ना वो एतमाद बहाल होना बड़ा ज़रूरी था, और ये एक अरसे से आप देख लें कि हमारा लोकल इन्वेस्टर भी भाग गया, कोई चला गया, श्रीलंका चला गया, मलेशिया चला गया, इवन हिंदुस्तान लोग चले गए, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ के ले गए। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखते हैं 133 हमारे स्पिनिंग यूनिट बंद हो गए मुख्तलिफ वजूहत की बुनियाद पे। तो ये स्पेशल इंटरेस्ट तो जनरल आसिम ने लिया, और फिर बैठते थे शबाशी साहब भी, वो पहले फिर आपने देखा चाइनीज़ और सऊदीज़ और UAE कतर, उन लोगों का एतमाद बहाल हुआ, के लोगों ने आना शुरू किया, गवर्नमेंट लेवल पे भी और प्राइवेट लेवल पे भी बड़े बड़े डेलीगेशन आए, उनको पता चल गया कि जी नाउ दे मीन बिजनेस। लेकिन अब पहले बात होती थी कंटिन्यूटी की, कंसिस्टेंसी की। मुझे याद आ रहा है मारूफ कि ये बजट जब आया, बजट से चंद माह पहले की बात है, ये हमारी अपना क्या कहते हैं हुकूमत ने टोयोटा कंपनी को अलाउ किया, उन्होंने $150 मिलियन ये हाइब्रिड गाड़ियाँ और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने के लिए, और उनके लिए 3 साल का टैक्स फ्री जोन ऐलान किया गया कि जी 3 साल तक कोई टैक्स नहीं देंगे। ये जनवरी फरवरी की बात है, और जब बजट आया तो वो जनाब उस पर एकदम से टैक्स लगा दिया गया। तो उनके एमडी की माजरत एक बार फिर नाज़रीन, साल 2024 कैसा रहा, आने वाला साल 2025 कैसा रहेगा, क्या होना चाहिए, कैसे प्लान्स होने चाहिए, इसी पर बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है। और डॉक्टर दानिश और एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रोग्राम के इस घंटे का आगाज़ हम करते हैं कि ये साल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए बेइंतहा अहमियत का हामिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये साल इंतखाबात का साल रहा है पूरी दुनिया में, और 4 से 5 बड़े ममालिक से लेके बाकी दीगर छोटे ममालिक में लोगों ने अपना राय दही तो इस्तेमाल किया, लेकिन अमेरिका से लेके भारत और फिर पाकिस्तान, और अब हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में भी जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, इस सब में पाकिस्तान के पास फ़ॉरेन पॉलिसी के महाज पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले डॉक्टर दानिश से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि ट्रंप इस मेरा ख्याल है उनको पहले एहतशाम साहब को ले लीजिए, इसलिए कि नहीं, अब हमें आपसे पहले शुरू करना चाहिए। एहतशाम साहब से दोबारा कांटेक्ट करेंगे, एहतशाम साहब को दोबारा लेंगे, बिकॉज़ की बात नहीं, उनकी लाइन असल में वो हुई है, तो ये मेरे इसमें म्यूजिक चल रही है तो मुझे आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही। चले, मैं फिर डॉक्टर साहब की अगर अभी में आवाज़ थोड़ी कम कर दें और मैं अपनी आवाज़ बढ़ा लेता हूँ। डॉक्टर साहब, खारजा पॉलिसी के महाज पे बड़ा अहम साल रहा पाकिस्तान के लिए। हमने देखा कि अमेरिका में अब ट्रंप दोबारा आ गए हैं, और बैनुल-अक़वामी खारजा पॉलिसी से लेकर जो हमारी खित्ते की पॉलिसी, अब बांग्लादेश के साथ टाइज जो है ना, वो हम बड़े अरसे बाद बेहतर होते देख रहे हैं। तो 2024 कैसी हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी के लिए रहा, 2025 में हम क्या इसमें बेहतर बना सकते हैं? देखिए, अब माज़रत के साथ वो बेचारे वो जो तहरीक इंसाफ वाले फिर नाराज़ होते हैं कि हम जो हैं वो क्यों ये बात कर रहे हैं। खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की माजी में मुख्तलिफ़ इदवार में अप एंड डाउन रही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ख़राब हुई वो इमरान खान साहब के दौर में ख़राब हुई, जिसकी वजह से हमारी जो रिलेशनशिप थी अपने ब्रदर इस्लामी मुल्कों से, उनसे भी ख़राब हुआ। अब उसकी मिसाल ये है कि आप ईरान जाते हैं और कहते हैं कि जी पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के लिए, तो ज़ाहिर है ये ताल्लुक़ात आप होंगे। फिर आप OIC के लिए इंडोनेशिया और मलेशिया और तुर्की से मिलकर एक
नया वो ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात करते हैं, वहाँ सऊदीया यूएई पूरा ग्रुप नाराज़ हो गया। और जब डेट फाइनल हो गई तो सऊदी अरब तो वैसे ही नाराज़ था, तो जब प्रेशर आया तो आपने सऊदी अरब के साथ खड़े हो गए, आपने कहा मैं OIC की वो जो नई बनने वाली है उसमें नहीं जाऊंगा, और वहाँ आपने तुर्की और मलेशिया को नाराज़ कर दिया। अच्छा, अब रही अमेरिका, साइफर के केस में तो आपने पहले ही बहुत कुछ उनको नाराज़ किया हुआ था। चीन के सिलसिले में आपने CPEC बंद करके जो बयानात आपके मिनिस्टर ने दिए, चाइना जैसे दोस्त को आपने नाराज़ कर दिया था। तो ओवरऑल आपकी जो खारजा पॉलिसी थी वो इमरान खान के दौर में काफ़ी ख़राब हुई। उसके बाद PDM ने उसको संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी कोई खातिर खा संभाल नहीं सके। केयर टेकर गवर्नमेंट तो खैर इलेक्शंस कराने आई थी, उन पर हम क्या जिम्मेदारी डालें, लेकिन ये जो मौजूदा 1 साल है इसके अंदर खारजा पॉलिसी में काफ़ी तब्दीली आई, और इसमें 2 अहम आदमियों का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे मैंने कहा, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स के ज़रिए आर्मी चीफ क्योंकि इसके मेंबर हैं, उन्होंने बहुत तेज़ी से बड़े अहम दौरे किए। वो चाइना भी गए, वो UAE भी गए, वो सऊदीया भी गए, कतर भी गए और दूसरे ममालिक गए और वहाँ जाके बात की। अच्छा, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि दुनिया पाकिस्तान के आर्मी चीफ की उसमें अहमियत है, मानते हैं उसको, और उन्हीं के कमिटमेंट के ऊपर में सरमायाकारी भी होती है और बहुत कुछ होती है। फिर मौजूदा हुकूमत ने, आपने देखा, शंघाई ताउन तंजीम कारकुन का इजलास हुआ, फिर ब्रिक्स का इजलास हुआ। अब आने वाले वक्त में पाकिस्तान को कई अहम तरीन चैलेंजेस हैं खारजा पॉलिसी में। एक तो बहुत बड़ा मसला आपका ये खारजी वाला है जो आप देख रहे हैं कि मुसलसल अटैक हो रहा है दहशतगर्दी के हवाले से। इस सिलसिले में पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी के ज़रिए इस मसले को हल करना है। मुआशी तौर पर आज तक पाकिस्तान अपनी सफारत खानों को इकनॉमिक डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया, जो कि अब करने जा रहा है। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की जितनी सफारत खाना है वो 14 अगस्त मनाते हैं, सो जाते हैं। अब इकनॉमिक डिप्लोमेसी और दहशतगर्दी डिप्लोमेसी के हवाले से उनके सफारतकारी जो वहाँ स्टाफ बैठा हुआ है वो काम करेगा। आने वाले वक्त में देखें, जो सूरत हाल ये है कि वो ट्रम्प साहब आ गए 21 जनवरी को, वो उठा रहे हैं। अब उनकी पॉलिसीज़ कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। अब जैसे शाम और वहाँ जो रेजिस्टेंस थी आपके ईरान का और रूस का, वहाँ एक बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी जो कि अब ख़त्म हो गई है। तो वहाँ अमेरिका को और इज़राइल को शाम में जो रेजिस्टेंस थी वो काफ़ी हद तक पीछे हट गई है। अब वो हूसी बागियों की तरफ जा रहे हैं और वो समझते हैं कि उनको भी वो काबू कर लेंगे। उनका टारगेट अब ईरान की तरफ होगा, आगे चल के ईरान के एटमी प्रोग्राम की तरफ होगा, और वो कह चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में जब 2025 में ईरान के ऊपर अमेरिका और आपके इज़राइल अपना पूरी कार्रवाई कर रहा होगा, तो एक बड़ा इस्लामी मुल्क जो ईरान का पड़ोसी भी है, मुसलमान मुल्क भी है, और जिसके ख़िलाफ़ ऑलरेडी इज़राइल बयानात दे चुका है एटमी सलाहियतों के हवाले से, और अमेरिका इस मौके पे जब मौका मिलता है वो अपने शकूक लाता है। तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं खारजा पॉलिसी के लिहाज से वो बहुत ही अहम हो जाएंगे। कुछ कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, वो कता कलामी की माजरत ही कहना चाह रही थी मैं, क्योंकि वो एहतशामुल हक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं दोबारा, तो मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मेरा टाइम भी उनको दीजिए, आप मेरा टाइम भी उनको दीजिए। अच्छा एहतशाम साहब, नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा, हम इस शेर पर इत्तेफा करते हैं नज़र आ रहे हैं आगे आने वाले साल में, या आप क्या समझते हैं? अगर हम अभी थोड़ा सा नज़र डालें तो SCO कॉन्फ्रेंस हुई, बड़े बड़े ममालिक आए, अब इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ पर सरमायाकारी हो रही है। इसके अलावा फिर अगर हम बात करें बैरूनी ममालिक के हवाले से तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन बैरूनी प्रेशर भी बड़ा इस साल एक मौजूए बहस रहा। क्या लग रहा है आने वाले साल में ये जो बैरूनी प्रेशर है ये लग रहा है कि पाकिस्तान लेगा? वैसे हमारे आर्मी चीफ तो बड़ा दो टोक अंदाज में कह चुके हैं कि हम किसी का प्रेशर नहीं लेंगे, पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज़ हैं। कुछ पाकिस्तान पर 4 कंपनीज़ पर हमें बैन भी किया गया, वो भी ज़रा ओवरऑल तनाजुर में अगर हम देखें आने वाले साल में लग क्या रहा है कि इसी शेर पे हमें इत्तेफाक करना पड़ेगा या कुछ चेंजेस हमें नज़र आएंगे? देखिए मारूक, सफारती मास पे तो हमें बात माननी पड़ेगी कि करसे से हम जिस अंदाज से हमारे साथ सलूक हो रहा है, मैं तो नहीं कहूँगा कि हम आइसोलेशन का शिकार थे, और एक ज़माने में थे, बड़ी हद तक ये सिलसिला एक टूटा भी है, लेकिन अब सूरत हाल जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होती चली जा रही है। अब देखें, अब जब से आप देख लें यूनिपोलर वर्ल्ड से बाईपोलर वर्ल्ड और अमेरिकन का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, और फिर आप देख लें नेटो
जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो रहा है और उन्होंने इतना टेरराइज कर दिया अमेरिका ने नेटो के ममालिक को कि आप देख लें डेनमार्क और फिनलैंड जैसे ममालिक भी नेटो में शामिल हो रहे हैं। तो अभी तक तो बाईपोलर वर्ल्ड में हम देख लें चाइना उनका एक मेन हदफ है जिसको हम देख लें इंडिया को तैयार कर रहे हैं। हमारे कॉन्टेक्स्ट में मारुख दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक सऊदी अरब है, दूसरा अमेरिका है। देखिए सऊदी अरब के हवाले से तो अब ये खबर नहीं रही, अभी दानिश भी जिक्र कर रहे थे जिस तरह बानी पीटीआई ने ताल्लुकात को ख़राब किया। आपको याद है कि यहाँ से अमेरिका के दौरे पे गए थे कमर्शियल फ़्लाइट पे और लंदन से उन्होंने आगे जाना था, तो फिर MBS मोहम्मद बिन सलमान ने वली अहद ने अपना जहाज़ भेज दिया था और वो चले गए थे। फिर उन्होंने देखा कि उसी जहाज़ में बैठ के उन्होंने पंजाबी में MBS के बारे में कहा जाता है बड़ी फजूल गुफ्तगू की, और जब वो जहाज़ वापस उन्होंने दरमियान में ही से उसको वापस कर दिया कि जी मेरा जहाज़ वापस करें, और फिर वापस अपने तौर पे आए थे। वो कहा जाता है कि फिर यहाँ पे जब जहाज़ आया और उसका फिर यहाँ पे जो सऊदी एम्बेसडर्स हैं उन्होंने वो पंजाबी का तर्जमा करवा के अपना अरबिक में उनको भेजा MBS को, तो MBS उस वक्त से नाराज़ हैं। तो देखें ना, यही है ना फाउल माउथ होने का मतलब कि आप सीरियसनेस ना आप शो कर रहे हो। लेकिन मैं एक बात आपको ये बता सकता हूँ, आप ख़बर के तौर पर लिख सकती हैं कि अब पाकिस्तान में अब ये जो कहा जा रहा था जी प्रेशर आएगा, इनको निकाल लिया जाएगा। देखें खबर ये है कि मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई हैं खालिद बिन सलमान, वो हैं वज़ीर दफ़ा, और जिस अंदाज से पाकिस्तान ने टेकअप किया मसला, तो जो बड़े करीबी लोग हैं ट्रम्प के उन्होंने उनसे बात हुई और फिर ये खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तान को कन्वे कर दिया कि जी ये आपका टोटली इंटरनल मामला है, हमारी ये 100वीं तरजीह में भी ये नहीं है, ट्रम्प साहब आएंगे बीच जमने के बाद, हमारा कोई इरादा ऐसा नहीं है कि हमने बैठ के किसी को राह करवाना है, नहीं करवाना। आप एक इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, आप आज़ाद रियासत के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं, आपकी अदालतें आज़ाद है, वो जो फैसले करेगी हमें मंजूर होगा। आपने देखा स्टेट डिपार्टमेंट ने बावजूद इस बात के जो गर्नेल साहब इन्होंने बड़े बयान दिए, स्टेट बैंक अपना स्टेट डिपार्टमेंट आज भी अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है, ये कह रहा है कि जी नहीं हम ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तो देखें एक तो सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात जितने बेहतर हो गए हैं तेज़ी के साथ, और आपने देखा 10 लाख एकड़ ज़मीन वो कहते हैं आबाद करें, उनके भी इंटरेस्ट हैं, और एक पानी का मसला सऊदी अरब अपना सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आया कहा जा रहा है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में यही मसला है। देखें सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर हैं, एक ज़माने में कहा जाता है कि ईरान जो है ना वो इस इलाके को देखता था, शायरान अब सऊदी अरब देखता है। तो सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने का मतलब है UAE, कतर, बाकी ममालिक, और फिर हमारी जिसको कहते हैं हम करीब होते हैं अमेरिका के थ्रू सऊदी अरब। तो सऊदी अरब से अमेरिका के ताल्लुकात हमारे आपने देख लें जिस तरीके से उनका एक ही मसला है, उन्होंने चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी हिंदुस्तान को तैयार कर रहे हैं, हमारे लिए वो कहते हैं मिसाइल प्रोग्राम, यानी अंदाज़ा करें वो कहते हैं कि 27,000 किलोमीटर जो है ना हम जो मिसाइल बना रहे हो अमेरिका तक पहुँच सकता है। वो कैसे पहुँच सकता है, वो 38,000 किलोमीटर पर बैठे हुए हैं सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए, या इजराइल से भी ज़्यादा उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान का अग्नि जो है ना वो देखें कितने हज़ार मील तक जा सकता है, उस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। तो बात है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमें रखने पड़ेंगे। हमारा एक प्रॉब्लम है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस कर रहे हैं रिलेशनशिप पे चाइना के साथ। चाइनीज जो है ना वो कहते हैं कि जी ठीक है गवादर पोर्ट हमें दे दें, हम नेवल बेस बनाएंगे। पॉइंट पर भी आऊंगी और इसके साथ साथ फिर अगला जो IMF का प्रोग्राम आगे सर पे खड़ा है उसके हवाले से भी बात करेंगे कि एक जानिब ये बैरूनी प्रेशर की बात हो रही है, एक जानिब अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हैं नहीं है, उस पर हम गुफ्तगू करें। अब जो IMF का आगे प्रोग्राम होगा उसके लिए फिर क्या प्लान्स होंगे वो भी आप अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है, चलिए ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर साहब इससे पहले जब आप गुफ्तगू कर रहे थे आपने एक बड़ा खूबसूरत इस्तेलाह इस्तेमाल किया और मैं चाहूँगा उस पर हम बात करें, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। CPEC जो है वो इस वक्त फुल स्विंग में है। अब 2025 में इक्का दुक्का पीछे साल में ख़राब वाक़यात हुए लेकिन उससे भी निमटना हमारा ही काम था। अब 2025 में आप देखते हैं कि CPEC जो है अब वो मज़ीद उसको तेज़ी मिल जानी चाहिए, बिकॉज इट्स आई गेस लॉन्ग ड्यू नाउ कि हम उस तुम्हारी तरक्की की इशारा है उससे अब हम इस्तेफ़ादा करना शुरू करें। देखिए CPEC जो है वो जब पाकिस्तान के साथ इंटरेक्ट हुआ था 90s से स्टार्ट हुआ है। कई लोग उसको कहते हैं कि जी हुआ है, लेकिन असल में ये स्टार्ट जो मेजर है वो 2013 का ज़माना था जब जरदारी साहब जा रहे थे और नवाज शरीफ साहब आ चुके थे, और उसमें 2021 तक 5 कमर्शियल जोन 9 कमर्शियल जोन में से 5 कमर्शियल जोन बनने थे। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं CPEC का क्या मसला है क्या है। देखिए CPEC की बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, आपका पावर जनरेशन क्या ताल्लुकात भी होता है, रोड्स ही इसमें शामिल होते हैं। और जैसे मैंने कमर्शियल जोन का, ये कमर्शियल जोन असल में ताकत थी पाकिस्तान की मईशत में, जिसमें पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत को भी इन्वॉल्व करना था और पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी थी
ज़ाहिर है कारखाने बनेंगे, कमर्शियल जोन बनेगा, वहाँ लोग पाकिस्तान के काम होंगे, इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन बदकिस्मती से क्या हुआ कि 2013 का चलने वाला फिर सूरत हाल जो है वो गवर्नमेंट चली गई नवाज शरीफ साहब की। वो तो ये क्लेम करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट होती तो हम इसे काफ़ी हद तक बना लेते। फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आती है, फिर वो यही सूरत हाल सामने आता है कि जनाब कुछ कहते हैं कि सीपैक बंद कर दिया गया, कुछ कहते हैं सीपैक सुस्त रवि का शिकार है। तो सीपैक वाकई सुस्त रवि का शिकार हो या बंद हो, आज हम 2024 में खड़े हैं और हमें बताया जाए कि 9 कमर्शियल जोन में से पाकिस्तान कितना कमर्शियल जोन अब तक बना चुका है। तो हम नए सिरे से जो है वो चाइना के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, वो नाराज़ हो गया था और तकरीबन 34-40 बिलियन जो है वो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो तबाह किया था। ये तो एक उस वक्त तो हम ये देख रहे थे कि कई ममालिक इंटरेस्ट पैदा कर रहे थे कि हमें इसका हिस्सा बनाया जाए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्योंकि 2 कश्ती पे सवार है, एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका जो सुपर पावर है उसकी खारजा पॉलिसीज़ को साथ खड़ा होता है, दूसरा चाइना जो अहम खित्ते का मुल्क है और इस वक्त वो भी इकनॉमिक सुपर पावर है तो उसके साथ भी खड़ा होता है। अमेरिका को इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि आपकी 70% टेक्नोलॉजी अभी भी अमेरिका पे बेस करती है, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो भी अमेरिका पे बेस करती है। इसी तरीके से चाइना जो है वो बहुत अहम ममालिक है जो आपके इकनॉमी में आपका हमेशा साथ देता है, आपकी जो रिज़र्व के हवाले से भी और आपकी सरमायाकारी के हवाले से भी और ओवरऑल फौजी टेक्नोलॉजी में भी तब्दीली ला रही है। तो ये जो सीपैक है ये बहुत ही अहम चीज़ है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, हम स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स कम से कम मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क वही चला रहा है। कोई इसमें दो राय नहीं है कि फ्रंट में शहबाज शरीफ हैं और उनके लोग मौजूद हैं, जो मिनिस्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो सही अहम तरीन पॉलिसी है वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है। जिस तरह एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स पाकिस्तान में है कि जनाब अस्करी क़यादत बैठी है तो सिविलियन क़यादत बैठी है, मिल के फ़ैसला करते हैं और फिर आगे एक्शंस होता है। ओवरऑल ज़ाहिर है कि इख्तियार जो है वज़ीर-ए-आज़म के पास होता है, यहाँ पे भी ओवरऑल इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास है, लेकिन आर्मी चीफ का इसमें और उनके लोगों का बहुत बड़ा रोल है। तो चुनांचे सीपैक के हवाले से पाकिस्तान काफ़ी बेहतरी की तरफ सुनने में आया है कि जी प्रोग्रेस शुरू हो गई है, चाइना ने वहाँ फर्दर इन्वेस्टमेंट काम शुरू कर दिया है। पावर प्लांट्स के हवाले से चाइना अब आ रहा है, आपके थर कोल के ऊपर भी काम करने जा रहा है ताकि आपकी एनर्जी के मसाइल को हल किया जाए। लेकिन देखना ये है कि आया हम अपनी नेशनल पॉलिसीज़ को अपनी ज़ाती पॉलिसीज़ पे कुर्बान कर देते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि हमारी ज़ाती पॉलिसी इतनी अहम होती है कि हम आवाम की पॉलिसीज़ को तो दफन करते ही करते हैं, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को भी दफन कर देते हैं। जो सीपैक किसी भी आपके सियासी पार्टी या हुकूमत का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। जिस तरह DGISPR कहते हैं कि जी दहशतगर्दी या 9 मई जो है वो पाकिस्तानी अवाम का मसला है, ये फ़ौज का मसला नहीं है। तो सीपैक भी पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तानी अवाम का मसला है। तो जो भी हुकूमत है या आने वाली हुकूमत है, क्योंकि जाहिर है उसको भी हो सकता है कि अगले इलेक्शंस का कुछ नहीं पता पाकिस्तान ये में। तो आप इशारा दे रहे हैं आने वाली हुकूमत ये कोई नहीं, वो हुकूमत कंप्लीट हो। पाकिस्तान का तो दस्तूर रहा है ना कि मैं तो सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि पाकिस्तान कम से कम ये कह सके कि हमने मुद्दत पूरी की है तो हम अपनी असम्बली की उम्र 3 साल कर दें। हाँ। बिल्कुल, वाह वाह। ताकि 3 साल तक तो ये बर्दाश्त करते हैं, 3 साल बाद कहते हैं नहीं भाई तुसी कैसे निकलो, हंसी ने आना है। तो इस चक्कर में जो है वो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो कम से कम दुनिया को तो हम ये जुमला कहें। अब दुनिया को तो नहीं पता कि आपकी पार्लियामेंट 3 साल की है, 4 साल की है या 5 साल की है, क्योंकि 5 साल इन्हें हजम नहीं होता है। आप देख लें, हालांकि पार्टी कौन सी है, 2, अब एक नई पार्टी आई थी, तीसरी आई है, बाकी तो सपोर्टिव पार्टी हैं। यही पार्टी सारी साल हो रही या फौजी किसी डिक्टेटरशिप किसी भी सूरत में आए। 77 साल में हम कहाँ खड़े हुए, हमारा सियासी कद कितना है, हमारा मुआशी कद कितना है, हम आपके जो सबसे अहम मसला है हमारा वो जुडिशरी यानी कानून और इंसाफ हम आंकड़ा का है। पाकिस्तान की तबाही में तमाम इदारों ने अपना अपना रोल अदा किया है, हमने किया है, पाकिस्तानी अवाम ने भी किया है, सियासतदानों ने भी किया है, ब्यूरोक्रेसी भी नहीं किया है। लेकिन जिन फैसलों ने पाकिस्तान को तबाह किया है वो जुडिशरी के फैसले हैं। इसलिए हमें हर
पोजीशंस पर जो है वो क्योंकि आपकी जुडिशरी अगर कानून और इंसाफ मौजूद नहीं होगा तो इन्वेस्टर भी नहीं आएगा ना, बोलेगा भाई हम यहाँ आएंगे, कल किसी ने कब्जा कर लिया, जैसे कि होता था कोई बम बांध देता था। अब ये बहुत बड़ी बात हुई है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल से कि सरमायाकार बाहर आके इसी तरह बैठता है, सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं, ओहदेदार बैठे होते हैं, इदारों के सरबराह बैठे होते हैं, सारे जनरल्स बैठे होते हैं, वज़ीर आज़म बैठे होते हैं और सारे मसाइल वहीं हल होते हैं। वरना पहले क्या होता था कि मैं वज़ीर आज़म के पास गया, वज़ीर आज़म ने कहा ये 15% मेरा है, अब तुम चले जाओ मिनिस्टर के पास, मिनिस्टर ने कहा कि ये 10% मेरा है, अब चले जाओ तुम डीजी के पास, डीजी के पास गए, उसने कहा ये 5-7% मेरा है, अब तुम चले जाओ नीचे चले गए तो उसमें बहुत से और ऑर्गेनाइजेशन आए, तो उस बेचारे के 100% में तो 70% तो ये लोग खा जाते थे। तो सरमायाकार कहता था कि मुझे किसी के पास नहीं जाना, माफ कीजिए मैं जा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और यही सीपेक को कामयाब कराएगी इंशाल्लाह। सही है। एहतशाम साहब की जानिब आएंगे। फैसल, ये कहा जा रहा है कि हम जिस तरह से हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था उसी को ज़रा हम दोबारा एक दफ़ा दोहरा देते हैं कि आमद है ऐसे में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के 5 साला कौमी इक़्तिसादी प्लान उड़ान पाकिस्तान का ऐलान होने जा रहा है। प्रोग्राम से हुक्काम को बड़ी उम्मीदें हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पैगाम में ये कहते हैं कि आज का दिन पाकिस्तान की माशी तारीख में बहुत अहम है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम जो पाकिस्तान को कौमी इक्तिसादियात की नई मंजिलों से रोशनास करेगा। हुकाम ने इस प्रोग्राम के लिए बड़ी उम्मीदें जाहिर की हैं। अपने पैगाम में वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान को इंतशार या लॉन्ग मार्च नहीं, मईशत मार्च की जरूरत है। इस वक्त पाकिस्तान को सियासी इंतशार की या किसी सियासी लॉन्ग मार्च की नहीं बल्कि एक इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की जरूरत है ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, आज का दिन पाकिस्तान की मौशी तारीख के लिए अहम है। पाकिस्तान की मईशत अब मुस्तहकम है। ये उड़ान पाकिस्तान हमें इंशाल्लाह बिल्कुल हमें अगले 2 से 3 साल में एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाएगा कि दिस विल result in this being the last IMF program। विफाकी वजीर एतलात अता ताड़र ने पैगाम में कहा कि तमाम मुआशी अशारिये बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान की अवाम के लिए खुशखबरियाँ होंगी और इंशाल्लाह ताला इस पैकेज के अंदर, इस मुआशी इस्लाहाती एजेंडे के अंदर पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के अवाम सबका जिक्र है। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने सियासी अदम इस्तेहकाम को मईशत की राह में रुकावट करार दिया। ये वो तरीका होगा जो पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार माशी के ऊपर उभार के लेके आएगा। अल्लाह ताला इस मकसद के अंदर इस हुकूमत को कामयाब करे। तारिक फजल चौधरी का पैगाम है कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। पाकिस्तान किसी तरह की इंतशारी और फसादी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारी नौजवान नस्ल के हाथ में है, हमारी कौम के हाथ में है। हुकाम ने कहा है कि उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामजन कर देगा। चलिए, उम्मीदें तो हमें साल से बहुत हैं जो कहने आने जा रहा है, लेकिन पैनल हमारे साथ मौजूद था। डॉक्टर दानिश थे हमारे साथ और एहतशाम उल हक साहब थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हाँ, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर आपको। अब जहाँ तक खबर जारी है और ख़ास तौर पे जो बोल के एम्प्लॉइज़ हैं जो बड़ी मेहनत से काम करते हैं यहाँ पे, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक। थैंक यू सो मच। अभी नाजरीन, खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। 2024 कैसा रहा, 2025 कैसा होगा, नए साल की नई खुशियां हैं। ऐसे में सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने इस मौके पर पैगाम दिया है कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने का अहद करें। अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन ने कहा है कि नए साल की खुशियां ज़रूर मनाएं लेकिन किसी को तकलीफ ना पहुँचाएं। और अदाकार अयाज खान ने भी नए साल की मुबारकबाद दी। तो नए साल की है आमद। ऐसे में मुस्तकबिल के मेहमान भी अपने मुस्तकबिल को लेकर पुरजोश दिखाई देते हैं। तलबा ने साल 2025 से उम्मीदें बांध ली हैं। तो फिर हमें उसके साथ साथ मतलब ये कि अपने आप को बकअप करना चाहिए कि हमें क्या करना है, न्यू गोल सेट करने चाहिए। होपफुली 25 की उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगा 24 से। देखें 2025 तो शुरू हो रहा है लेकिन हमारी मेहनत जो काफ़ी अर्से से चलती आ रही है, ठीक है। तो इसमें हमारा यही है कि रिजॉल्व तो हमने बेसिकली अपने जो इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं मेनली, ठीक है, सब ने वो अपने रिजॉल्व करने हैं। एंड हर कोई चाहता है अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो हासिल कर सके, ठीक है। जितना सिस्टम से अलग हो सकता है उतना हो जाए, तो यही हमारे गोल्स हैं, ठीक है। हर कोई अपनी स्ट्रगल में लगा हुआ है, तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि उसी स्ट्रेटजीज़ के साथ जो इस साल सीखा उसको रिफाइन करके अगले साल जो उससे बेहतर स्ट्रेटजीज बना के हम अपने गोल्स को जितना जल्दी हो सकता है अचीव कर। मैं इंशाल्लाह 2025 में सोचा है कि कुछ मैं
प्लेटफॉर्म बना सकूँ इंशाल्लाह कि मैं स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं खुद टीचर भी हूँ और स्टूडेंट्स भी हूँ, तो स्टूडेंट को मैं प्रोवाइड करना चाहूँगी कि कोई एंटरप्रेन्योरशिप, ऑनलाइन मार्केटिंग या इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म उनको दूँ। 2024 अख्ताम पजीर है, ऐसे में अहम वाक़यात के हवाले से ये साल बहुत ज़्यादा अहम साबित हुआ है। अमरीका, शाम और ईरान की सियासत में भी बहुत तब्दीलियाँ सामने आई हैं और ट्रंप अमरीका के नए सदर मुंतखब हुए। ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी हादसे में जान से गए। एक नज़र अहम वाक़यात पे डाल लेते हैं। हाँ, एक बार फिर पाकिस्तान की अगर बात कर लें तो ताजिर बरादरी जो है वो जाते जाते साल से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। 2024 को उन्होंने बदतरीन करार दिया है और बिजली और गैस की कीमतें भी ज़्यादा रही हैं। तिजारती मराकज़ की बात करें तो यहाँ पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान रहा है। ताजिर रहनुमा इसे कारोबारी एतबार से बदतरीन साल करार दे रहे हैं। कफील अहमद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं आपको। साल 2024 ताजरों के लिए बदतरीन साल। मईशत का पहिया रुक गया। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों ने ताजरों की कमर तोड़ दी। ताजर रहनुमा शर्जील गोपलानी ने साल 2024 को बदतरीन कारोबारी साल करार दे दिया। बोले, बिजली और पेट्रोल की बुलंद कीमतों ने ताजरों को परेशान किए रखा, जबकि FBI की जानिब से ताजरों को हरासा किया गया। बहुत वर्स्ट कंडीशन रही इस साल 2024 जो है वो ताजरों के लिए और कराची के ताजरों के लिए, बदशुमार पाकिस्तान की पूरी मईशत के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कन रहा। जो FBR के टारगेट्स हैं वो भी पूरे नहीं कर पाए। हमारे तो कोई टारगेट नहीं होता, लेकिन हमारे माहाना अखराजात जो है हम इस दफ़ा वो भी पूरे नहीं कर पाए। ताजरों ने कहा कि मार्केटों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग इंडस्ट्री को सहूलियत फराहम किए बगैर मुल्क के माशी हालात बेहतर नहीं हो सकते। सुबह दोपहर शाम के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग ने कारोबार तबाह कर दिया, जिससे बेरोजगारी में इजाफा हुआ। महंगाई ने कमर तोड़ दी है ताजरों के इलेक्ट्रिक के बिलों ने, टैक्सेस ने जो है वो ताजरों की कमर तोड़ दी है। यहाँ लोड शेडिंग का मसला है, सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है और लोड शेडिंग की वजह से आप ऐसी टाइमिंग पे लोड शेडिंग जब कारोबार अरूज पे होता है। ताजर तबके का मानना है कि पानी, बिजली और गैस की कीमतों में कमी, बिला तातुल फरहामी और साजगार कारोबारी हालात से माशी हालात को बेहतर बनाया जा सकता है। ताजिर बरादरी ने साल 2024 को इंतहाई मायूस कुन करार दे दिया। ताजरों का कहना है कि बदतरीन महंगाई और लोड शेडिंग के बायस कारोबार तबाह हो गया। कैमरामैन अमजद शाह के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। साल 2024 में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है। कई खुशियाँ भी लोगों ने देखी, बहुत से लोग अपने प्यारों से अलग भी हुए, जुदा हुए। इसके साथ साथ ट्रैफिक हादसा भी बहुत ज़्यादा रहे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल तमाम परेशानियों से हटकर एक अच्छा साल साबित होगा और सबके लिए एक खुशी की नवीद लेकर आएगा, एक अच्छा पैगाम लेकर आएगा। जैसे कि शायर कहता है कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख और उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उसी के साथ आप से हम इजाज़त लेते हैं। फैसल करीम और मारूफ शहरियार को दीजिए इजाज़त और आपसे मुलाकात होगी अगले साल में। तब तक अपना बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। हैप्पी न्यू ईयर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।